कैद बामशक्कत की सजा सुनाई है, जबकि कत्ल के लिए तलवार फराहम करने के जुर्म में M.K. प्रदीपन को 3 साल कैद की सजा दी गई है। दिल्ली काबीना में लोकपाल बिल पर आज कोई गुफ्तगू नहीं हो सकी। मीटिंग के बाद वजीर तालीम मनीष सिसोदिया ने बताया कि वजारत कानून ने अभी बिल का मसवदा काबीना के सुपुर्द नहीं किया है। मनीष ने तवक्को जताई कि आइंदा जुमे तक लोकपाल बिल का मसवदा काबीना को मिल जाएगा, जिसके बाद उसे मंजूरी दे दी जाएगी। दिल्ली काबीना ने खवातीन की सलामती के ताल्लुक से मुजव्वजा फोर्स की तश्कील पर भी गुफ्तगू की और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करने वाली कंपनी डेम्स का CAG से ऑडिट कराने का फैसला किया है। को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन अभी क्योंकि ड्राफ्ट उसका लॉ डिपार्टमेंट से पूरी तरह से फॉर्मेटेड ड्राफ्ट नहीं आया है, तो होपफुली इस वीक में आ जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि फ्राइडे तक हमें ड्राफ्ट मिल जाएगा। तो फिर फ्राइडे को कैबिनेट की मीटिंग, अगर फ्राइडे तक ड्राफ्ट मिल जाता है तो फ्राइडे को कैबिनेट की मीटिंग होगी और उसमें उसको पास कराएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और वज़ीर कानून सोमनाथ भारती को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस इन दोनों के इंतखाबात मनसूख करने के सिलसिले में दाखिल अर्जदाश्त पर जारी किया गया है। बीजेपी के 2 लीडरों विजेंद्र गुप्ता और RP मेहरा ने केजरीवाल और भारती के चुनाव मनसूख करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। मंत्र पर जो एक कार्यक्रम श्री अरविंद केजरीवाल जी, सोमनाथ भारती और अन्य 1-2 उम्मीदवार उनके उस पर शामिल थे, उसमें लगभग 39 लाख का खर्चा हुआ था। और चुनाव आयोग के कानून के अनुसार अगर किसी जलसे में, जनसभा में 2 या 3 उम्मीदवार होते हैं तो वो सारा खर्चा उस जनसभा का उन दोनों के खर्चों में शामिल किया जाएगा। तो चुनाव आयोग के अनुसार सीधा 13 लाख का खर्चा तो वो इनके खर्चे में जाता है और 4 लाख का करीब खर्चा इन्होंने अपने कानून के अंतर्गत दिखाया है। इस तरीके से ये दोनों ने जो खर्चे की सीमा है उसको पार किया है। और दूसरा आरोप ये है कि इन्होंने अपनी जो चुनाव खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को दिया है उसमें इसका खर्चा शो ही नहीं किया। तो 2 आरोप हैं। नंबर 1, इन्होंने तय सीमा से ज्यादा खर्चा किया है और दूसरा ये है कि इन्होंने जो अकाउंट रखे हैं, जो एफिडेविट फाइल किया, वो सही नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो असत्य है। इसलिए दोनों के कारणों से उनके चुनाव को रद्द करने की मांग की गई है। 25 फरवरी को इन दोनों केसों की आगे सुनवाई होगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने 1 माह मुकम्मल कर लिया है। 28 दिसंबर 2013 को दिल्ली के रामलीला मैदान पर अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया था। इस 1 माह के दौरान केजरीवाल हुकूमत अपने मुख्तलिफ फैसलों को लेकर सुर्खियों में रही है। इस दौरान केजरीवाल हुकूमत को तनाज़ों से भी 2-4 होना पड़ा है। अपने वजीर सोमनाथ भारती के बयान पर भी केजरीवाल हुकूमत को तनकीदों का सामना करना पड़ा। हालांकि दिल्ली की कारकर्दगी से मुताल्लिक वज़ीर आला केजरीवाल का कहना है कि उन्होंने अपनी इस कलील मुद्दत कार में दूसरों के मुकाबले ज्यादा काम किया है। कांग्रेस लीडर शोभा उजाका का कहना है कि केजरीवाल हुकूमत आवाम की उम्मीदों पर अब तक मुकम्मल तौर पर खरी नहीं उतरी है। आम आदमी पार्टी की हुकूमत के 1 माह मुकम्मल होने पर तबसरा करते हुए शोभा ने कहा कि केजरीवाल हुकूमत आपसी रसाकशी का शिकार होकर अपने ही मसाइल में उलझी रही है। महीने में मुख्यमंत्री जी को और आप पार्टी को जो गवर्नेंस देना था दिल्ली को, वो न देके ज्यादा वो एजुटेशन में लगे रहे, एडमिनिस्ट्रेशन के करते, और जो उन्होंने प्रोमिसेस करे थे उसको वो डिलीवर नहीं कर पाए। जो महिला अत्याचार को लेके वो इशू बनाकर सत्ता में आए थे, उन महिला अत्याचारों में कहीं कमी नहीं आई है। उनके मंत्री संतरी खुद लॉ तोड़ने में लगे रहे और जिस उच्च मूल्यों की बात वो राजनीति में करते थे, जिस ट्रांसपेरेंसी की बात राजनीति में करते थे, जो उन्होंने आप पार्टी बनाते हुए कहा था कि ये एक हथियार है राजनीति के खिलाफ, हम साफ सुथरी राजनीति के पक्षधार हैं, तो वो कहीं भी नजर 1 महीने में नहीं आया। दिल्ली में दिन दहाड़े एक ताजिर के पास से 6 करोड़ रुपए लूट लिए गए। हथियार से लैस कुछ बदमाशों ने लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन के पास मुतासरा शख्स की कार को रोक दिया और रुपए लूटने के बाद अपनी कार छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने लुटेरों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में इजाफा कर दिया है, जबकि सीआरआर में कोई तब्दीली नहीं की है। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन मुंबई में रवा माली बरस की तैयारी सेमाही पॉलिसी का ऐलान करते हुए रेपो रेट में 0.25% का इजाफा किया है। अब यह बढ़कर 8% हो गया है, जबकि सीआरआर में कोई तब्दीली नहीं करते हुए इसे 4% ही रखा गया। रेपो रेट में इजाफे के सबब कमर्शियल बैंक कर्ज की शरहों में इजाफा कर सकते हैं। रेपो रेट वो होता है जिस पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से महदूद मुद्दत के लिए कर्ज लेते हैं। आरबीआई ने 2013-14 के लिए मजमूई घरेलू पैदावार में कमी का तखमीना लगाया है। रेपो रेट में इजाफे के आरबीआई के फैसले को माहिरीन माशियात ने मुतवक्किल बताया है। एचएसबीसी की कंट्री हेड नीना लाल कदवाई का कहना है कि अफरात ज़र को काबू में करना सबसे बड़ा मसला है। ये इसीलिए बढ़ा है कि इन्फ्लेशन जो हम देख रहे हैं देश में, फूड इन्फ्लेशन तो अब काफी दिन से ये ऊपर ही रहा है, शायद थोड़ा बहुत घट भी रहा था, पर अभी भी काफी ऊंचा है। और इन्फ्लेशन जो सर्विसेज में भी है, वो भी जो वेज प्राइस पुश से ऊंचा रह रहा है, इसको अब कुछ कंट्रोल में लाने, बस में लाने काफी जरूरी है। और इसीलिए ये इंटरेस्ट रेट्स जो अब 25 बेसिस पॉइंट जो ऊपर गए हैं, ये एक्सपेक्टेड ही था। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। अस्पताल फोन लगा, डॉक्टर साहब को खबर तो कर। ये लो। अरे मोबाइल कहाँ है? मोबाइल यहाँ। चल छोड़, पक्की सड़क पकड़ ले। अरे अरे संभल के। अरे पक्की सड़क कहाँ गई? कौन सी पक्की सड़क बापू? हाँ? चल मुन्ना, स्कूल आ गया। पक्का स्कूल कहाँ गया? अरे अरे रुक, ये स्कूल थोड़ी ना है। स्कूल ही तो है। बहकी बहकी बातें कर रहे हैं बाबूजी, अस्पताल में दिखा लेते हैं। अरे अब्दुल, ये बोरिया बिस्तर लेके तुम सब कहाँ चल दिए? शहर ताऊ, और कहाँ? पेट भी तो पालना है। अरे वो तालाब खींचने का काम तो तुम्हें मिला है ना मनरेगा से। मनरेगा? हाँ वो क्या? हाँ, चल बेटा, आगे अस्पताल पे रोक ले। रुक 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 रुक। अरे लल्लन भैया, यहाँ अस्पताल था, वो कहाँ गया? कहाँ गए हो क्या चाचा? अस्पताल जाना है तो शहर में जाओ। बाबूजी, बाबूजी चलना नहीं क्या अस्पताल? हाँ हाँ हाँ, अस्पताल, पक्की सड़कें, पक्के स्कूल, मनरेगा और कितना कुछ। इन 10 साल में जिंदगी कितनी बदल गई है, और ये सब जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से सब कुछ ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। फाइल करने की। इसके अलावा कोई और ऑप्शन? और ऑप्शन और भी हैं, वो अभी हमने एग्जामिन नहीं किए हैं, तो हम करेंगे। और हैं अभी अभी हम लोगों के लिए आज के फैसले को के बाद हाँ, क्या 377 के तहत समलैंगिकता अपराध माना जाएगा? माना गया है। 11 दिसंबर 2013 से माना गया है, और अभी जारी रहेगा कि वो अपराध है। ठीक है, थैंक यू। अगर आप देख रहे थे, हम जिस परस्ती पर आज सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी होने वाली थी, लेकिन उस पर उसको खारिज कर दिया गया। उस मामले को अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है, अभी भी उस पर उसको अपराध माना गया है। और आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर रास्त हमला किया है। राहुल ने मोदी हुकूमत पर गुजरात के 2002 फसादात में मुलविस होने का इल्जाम आयद किया। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए राहुल ने कहा कि 2002 के फसादात मोदी हुकूमत की रास्त निगरानी में हुए थे। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर रास्त हमले करने शुरू कर दिए हैं। राहुल ने गुजरात 2002 फसादात के लिए मोदी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। 1984 और 2002 के फसादात का मुआवजा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 1984 में कांग्रेस हुकूमत ने सिख मुखालिफ फसादात को रोकने की कोशिश की थी, ताहम 2002 में मोदी हुकूमत की निगरानी में फसादात हुए थे। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कांग्रेस नायब सदर ने कहा
कि वो मोदी से खौफजदा नहीं है और कांग्रेस लोकसभा इंतखाबात में दोबारा कामयाबी हासिल करेगी। मुख्तलिफ अदालतों की जानिब से मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के मामले पर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी वजीर आला थे और हुकूमत ने फसादात को मजीद भड़काया। राहुल ने कहा कि ये बात सिर्फ वो नहीं कह रहे हैं बल्कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि फसादात में मोदी हुकूमत मुलविस थी। इंटरव्यू के दौरान राहुल ने कहा कि ऐनी शाहिदीन और मीडिया के नुमाइंदों ने उन्हें बताया कि मोदी इंतजामिया अकलियतों पर हमले में सरगर्मी से मुलविस था। दूसरी जानिब बीजेपी ने राहुल गांधी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। बीजेपी तर्जुमान रविशंकर प्रसाद का कहना है कि अदालतें मोदी को क्लीन चिट दे चुकी हैं, ऐसे में राहुल के इल्जामात बेबुनियाद हैं। और जो श्रीमान राहुल गांधी ने गुजरात की सरकार के खिलाफ दंगों के बारे में कहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद, दुर्भाग्यपूर्ण और भर्त्सना योग्य है। सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी ने स्पष्ट रूप से पूरे मामले की जांच करने के बाद पाया कि नरेंद्र मोदी की सरकार की कोई भूमिका नहीं है। राय दुर्भाग्यपूर्ण थे, वहां ट्रायल हो रहा है। वही सिखों के पूरे नरसंहार के बारे में 84 पर उन्होंने अपनी पार्टी के नेता जिनके ऊपर ट्रायल चल रहा है, अपील पेंडिंग है, उस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और सच्चाई से दूर भागने की कोशिश की। इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी ने एतराफ किया कि 1984 के सिख मुखालिफ फसादात में कांग्रेस के कुछ अरकान मुलविस थे, तहम राहुल ने 1984 के सिख फसादात पर माजरत ख्वाही करने से गुरेज किया। इंटरव्यू के दौरान राहुल ने इस सवाल का जवाब देने से गुरेज किया कि सख्त मुकाबला होने की वजह से वो पार्टी की वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बनने से गुरेज कर रहे हैं। जवाब में राहुल ने कहा कि इंतखाबात से काबिल वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करना और मुंतखब अरकान पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर वज़ीर आज़म के नाम के ऐलान के बारे में आईन में नहीं लिखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। राहुल गांधी की जानिब से 2002 गुजरात फसादात के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराने पर अपोजिशन जमात बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर जवाबी हमला बोल दिया है। बीजेपी लीडरों ने 1984 मुखालिफ सिख फसादात के लिए उस वक्त के वजीर आजम राजीव गांधी को जिम्मेदार ठहराया। का ही बहुत बार जिक्र किया। वास्तविकता यह है कि 84 के नरसंहार का तत्कालीन प्रधानमंत्री और राहुल जी के पिता राजीव गांधी ने समर्थन किया था। गुजरात के दंगे थे जिसका किसी ने समर्थन नहीं किया और उस समय के सरकार प्रधानमंत्री राजीव गांधी उसके लिए जिम्मेवार है और उन्होंने उसका समर्थन किया था। जो आरटीआई की बात बार बार लगातार राहुल जी कहते हैं, राहुल जी जरा आप जितना विदेश घूमते हो उस सबका शिरोमणि अकाली दल के लीडर नरेश गुजराल और कौमी अक़लियती कमीशन के साबिक चेयरमैन त्रिलोचन सिंह ने राहुल गांधी के बयान को गलत करार दिया है। नरेश गुजराल और त्रिलोचन सिंह ने राजीव गांधी और कांग्रेस लीडरों को 1984 के सिख मुखालिफ फसादात का जिम्मेदार करार दिया। 2002 में नरेंद्र मोदी जी दोषी थे क्योंकि वो उस वक्त मुख्यमंत्री थे। ये भी वो माने कि कोर्ट्स ने उन्हें खारिज कर दिया है, लेकिन साथ साथ ये कहते रहे कि गुजरात सरकार का इसमें हाथ था क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे। लेकिन वो भूल गए शायद कि 84 में उनके पिता प्रधानमंत्री थे और वो दंगा नहीं था, वो कत्लेआम था सिखों का जो कांग्रेस के नेताओं ने करवाया। राहुल गांधी जी ये भी भूल गए कि 1984 में दिल्ली में जब कत्लेआम हो रहा था तो पुलिस बिल्कुल खामोश थी, एक गोली भी नहीं चली। You see, I heard his and watched his interview yesterday. I am totally against whatever he has said. It is all wrong. I was posted in Rashtrapati Bhavan in 84, and I am witness to all what happened at that time. Jani Dayal Singh was the President of India, and what we heard at that time, a plan was made before Rajiv Gandhi arrived Delhi that the Sikhs should be taught lesson. Khoon ka badla khoon ka slogan was given, and the whole thing was sponsored by the Congress leaders at that time. उत्तर प्रदेश सरकार से मंजूर शुदा मदारिस का एक अहम इजलास आज लखनऊ में हो रहा है।
वज़ीर आला अखिलेश यादव बोर्ड से मुल्हक कुछ मदारिस को ग्रांट इन एड पर लेने समेत अहम ऐलान कर सकते हैं। अक़लियती उमूर के काबीना वजीर आजम खान के जरिए बुलाए गए इस इजलास में मदरसे के मोहतमिम और मुंतजिमीन शिरकत कर रहे हैं। और इस सिलसिले में मजीद गुफ्तगू करते हैं हमारे नुमाइंदे इरफान अली से। इरफान, अचानक ये मुजफ्फरनगर के हालात के बाद जिस तरह से समाजवादी हुकूमत का मदरसों की तरफ जाना और उर्स शरीफ में दादा मियां साहब के उर्स में जाकर अक़लियतों की हिमायत करना, बात करना, कैसा देखा जा रहा है इसको? क्या कुछ चल रहा है वहां पर? हुकूमत को अंदाजा हो गया है कि मुसलमान एक तरह से नाराज हैं हुकूमत से, इसलिए लगातार उनको खुश करने के लिए पहले जो है काबीना में तीन जो है काबीना वजीरों को शामिल किया गया और उसके बाद खुद वजीर आला ने आगे बयान दिया कि हम मरकजी हुकूमत से ज्यादा फंड दे रहे हैं। और आज ये मदरसों की कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इसमें पूरे सूबे से मदरसों के जो सदर मुदर्रिस हैं उनको बुलाया गया है, जो मोहतमिम है उनको बुलाया गया है और वजीर आला यहाँ पर पहुंच गए हैं। उनके साथ साथ जो है महकमा अक़लियती फलाह व बहबूद के वजीर जो है आजम खान भी कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। कॉन्फ्रेंस चल रही है और कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले तकरीबन MSDP के तहत 41 मंसूबों का आगाज किया गया है, जिनमें तकरीबन 15,623 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं। इसमें कई तालीमी इदारे हैं और उसके साथ साथ जो है इलाकों में पीने का पानी फराहम करने के स्कीमें शामिल हैं। तो ये पूरी एक्सरसाइज हो रही है एक तरह से जो मुसलमान नाराज थे उनको फिर से जो है समाजवादी पार्टी और हुकूमत से करीब लाने की। जी, अभी भी मुजफ्फरनगर में कैंप बाकी है और वहां पर भी कई ऐसे मासूम बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो वहां के बच्चों के स्कूल की बात तो नजर नहीं आ रही, सिर्फ मदरसों को लिया जा रहा है, उलमा के साथ जा रहे हैं, कई दरगाहों पर जा रहे हैं। तो एक तरह से सफाई का इंतजाम किया जा रहा है। वो जो साबिक में जिस तरह से दाग धब्बा लगा है सरकार पर, सिर्फ उसकी सफाई की जा रही है या वाकई कुछ अमली कदम भी उठाए जाएंगे? नहीं, सरकार की कोशिश तो यही है कि जो बदनामी हुई है सरकार की मुजफ्फरनगर के हवाले से, उस ताल्लुक से जो है आवाम में जो एक मैसेज गया है उसको बदला जाए, उसको बदलने की कोशिश हो रही है और इसीलिए आज की ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। और इसमें जो है जो मुस्लिम आबादी वाले इलाके हैं उनकी तरक्की के लिए तकरीबन 41 प्रोजेक्ट का इब्तिदा ये इस बात का पैगाम देता है कि हुकूमत समझ चुकी है कि आवाम में नाराजगी है, उसको दूर करने के लिए कुछ न कुछ करके दिखाना होगा और उसी के तहत ये सारी एक्सरसाइज हो रही है। जी, वो मदारिस जो सरकार की इमदाद दे रहे हैं या काम कर रहे हैं, ये वही मदारिस शामिल हैं। लेकिन तरफ से ये भी मुखालफत हुई थी साबिक में कि कुछ मदारिस सरकार की इमदाद नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें खदशा था कि सरकार इमदाद करेगी तो मदाखलत भी करेगी तालीमी मामलात को लेकर। तो इस तरह के लोगों का क्या रिएक्शन अभी तक आया है सामने? ईरानी, आपने बिल्कुल सही पूछा। वो दरअसल मरकजी हुकूमत ने एक प्रोजेक्ट बनाया था मदरसों के विकास बनाने का, जिसकी बहुत बड़े पैमाने पर मुखालफत हुई थी। लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है। यूपी में बहुत बड़ी तादाद में मदरसे हैं जो हुकूमत से जुड़ना चाहते हैं, हुकूमत से इलाज चाहते हैं। वो लंबी फहरिस्त है और हुकूमत ने अपने मंशूर में ऐलान भी किया था कि तकरीबन 150 मदरसों को हम ग्रांट इन एड के लेंगे। लेकिन तकरीबन 2 साल होने जा रहे हैं, अभी तक उनकी वो मुतालबा पूरा नहीं हुआ है और गालिबन आज की इस कॉन्फ्रेंस में उनमें से चंद मदारिस को लेने का ऐलान किया जा सकता है। इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। तो ऐसा नहीं कि सारे मदरसे जो है वो हुकूमत की इमदाद लेने से इनकार करते हों। बहुत से मदारिस हैं जो इमदाद लेना चाहते हैं और उसके लिए लाइन में खड़े हुए। जी, शुक्रिया इरफान अली इस जानकारी के लिए। लखनऊ से हमारे नुमाइंदे इरफान अली तफसीलात दे रहे थे कि मीटिंग जारी है। बहुत बड़ा मनसूबा सरकार का है मुजफ्फरनगर के हवाले से, जिस तरह से सरकार की बदनामी हुई है, एक तरह से उसकी सफाई के तौर पर उसे देखा जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। अपनाइए मिलास स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। मुबारक हो मुन्ने खां साहब, आपके गांव के तरक्याती कामों को देखकर यकीन नहीं होता कि ये सब इतने कम वक्त में हुआ है। सही कह रहे हैं सर, हमें खुद कहाँ यकीन होता है। तो भाई आज हम सबको ये बताइए कि ये करामत कैसे हुई। अभी 3 साल पहले तक हमारे गांव में तरक्की के ज्यादा जराए नहीं थे और हमारी कौम के लोग हर तरफ से पिछड़े हुए थे। लेकिन हम लोगों के आगे बढ़ने के जज्बे और वजारत बराए अक़लियती उमूर के कसीर तरक्कियाती मंसूबों यानी MSDP स्कीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इन मंसूबों के तहत हमारे गांव में रोजगार के बहुत मौकों के साथ बच्चों की तालीम, लोगों की सेहत, पूरे गांव में साफ सफाई, पक्के मकान और पीने के पानी को बेहतर बनाने के लिए कई मंसूबे चलाए गए।
और हमारी जरूरतों के हिसाब से तरक्की का काम किया गया। बस फिर क्या था, देखते ही देखते हमारे इलाके की दुनिया ही बदल गई। तभी तो कम वक्त में बेहतर तरक्की करने का इनाम पाने के हकदार बने। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बिहार के किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू का सेंटर कायम होने जा रहा है। 30 जनवरी को सेंटर का संग बुनियाद कांग्रेस सदर सोनिया गांधी रखेंगी, लेकिन इस मामले पर तनाजा खड़ा हो गया है। इस पूरी तकरीब के इनेकाद से रियासती हुकूमत को दूर रखने की कोशिश का मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया जा रहा है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने रियासती हुकूमत को प्रोग्राम से दूर रखे जाने की कोशिश की सख्त मजम्मत की है। इससे कबल रियासती वजीर तालीम पीके शाही ने इस सिलसिले में सख्त एहतजाज करते हुए मरकजी वजीर बराए फरोग इंसानी वसाइल पल्लम राजू को खत भी लिखा है। किन्हीं से भी कराइए, हम लोगों को कोई एतराज नहीं है, लेकिन क्या शिलान्यास के कार्यक्रम में राज्य सरकार को आमंत्रित नहीं करना चाहिए? राज्य सरकार को सूचना नहीं देनी चाहिए? ये कौन सी बात है? वो जिस जमीन पर शिलान्यास करें वो जमीन किसकी दी हुई है? मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस जमीन पर वो शिलान्यास करेंगे, मुझे खुशी है कि 2 साल बराबर कहने के बाद भी अंततोगत्वा चुनाव के टाइम में ही शिलान्यास करने का उन्होंने सोचा। कोई दिक्कत नहीं, कभी भी कर लीजिए, किन्हीं से कराइए, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन क्या शिलान्यास के कार्यक्रम में राज्य सरकार की हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए? राज्य सरकार को आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए? ये किस प्रकार का गवर्नेंस? ओडिशा बीजेपी यूनिट ने बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार और गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी की विजय संकल्प रैली की तैयारियां शुरू कर दी है। मोदी की विजय संकल्प रैली भुवनेश्वर में 11 फरवरी को मुनक्किद होगी। रियासती बीजेपी यूनिट ने इस रैली को कामयाब बनाने के लिए पोस्टर्स और स्टिकर समेत 3 गानों पर मुश्तमिल एक सीडी भी जारी की है। इसके अलावा मोदी इन ओडिशा के नाम से वेबसाइट का आगाज भी किया गया है। भुवनेश्वर में सालाना कबायली मेला जारी है। इस मेले में लोगों की सिर तादाद पहुंच रही है। इस मेले के इनेकाद का मकसद कबायली अफराद की तैयार करदा अशिया को फरोग देना है। ओडिशा के SC और ST तरक्की महकमे ने इस मेले का एहतमाम किया है। आंध्र प्रदेश की तकसीम के ताल्लुक से सदर जमहूरिया का रवाना करदा बिल को वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी वापस रवाना करना चाहते हैं। बताया जाता है कि बिल को वापस करने के लिए वज़ीर आला असेंबली में एक करारदाद पेश करने का मंसूबा रखते हैं। वज़ीर आला के इस इक़दाम का तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले रियासती वुज़रा और MLAs मुखालफत कर रहे हैं। दूसरी जानिब मरकज की जानिब से तेलंगाना मामले पर कायम वुज़रा ग्रुप ने वज़ीर आला के इस इक़दाम पर नाखुशी का इजहार किया है। आंध्र प्रदेश असेंबली को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं। मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम की क़यादत में 10 रुकनी वफ्द सऊदी अरब के 2 रोजा दौरे पर है। पी चिदम्बरम अपने सऊदी हममनसब तौफीक राबिया से आज मुलाकात करेंगे। दोनों लीडरान सऊदी अरब और हिंदुस्तान के दरमियान तजारत को फरोग देने के अलावा बाहमी मफाद, मईशत, तालीम पर तबादला ख्याल करेंगे और कई मुआहदों पर दस्तखत भी करेंगे। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस मुलाकात से दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी और तिजारत को फरोग हासिल होगा। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया के शिमाल मगरबी मशरकी इलाके मैदोगरी में इंतहा पसंदों के हमले में 99 अफराद हलाक और सैकड़ों मकानात तबाह हुए। जराये का कहना है कि मुश्तबा शिद्दत पसंदों ने नाइजीरिया के शिमाल मशरकी इलाके के एक चर्च में इबादत के लिए आए ज़ायरीन पर हमला किया।
नाइजीरिया के सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इंतहा पसंदों ने पुरहुजूम बाजार में दीगर कई मकामात पर भी बमों से हमले किए। सिक्योरिटी अफसरान ने इस हमले के लिए मुस्लिम इंतहा पसंद बोको हराम को जिम्मेदार ठहराया है। हैमिल्टन में खेले गए चौथे वनडे मैच में टीम इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 7 विकेटों से हरा दिया है। साथ ही न्यूजीलैंड ने 5 मैचों की वनडे सीरीज भी 3-0 से जीत ली है। न्यूजीलैंड की जीत में अहम किरदार रॉस टेलर और ब्रेंडन मैकुलम ने निभाया है। टेलर ने 112 जबकि ब्रेंडन मैकुलम ने 49 रनों की शानदार इनिंग खेली। इससे कबल टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 279 रनों का निशाना रखा था, जिसे न्यूजीलैंड की टीम ने 3 विकेट खोकर 48.1 ओवर में 380 रन बनाकर हासिल कर लिया। रोहित शर्मा ने 79 और राइडो ने 37 रन बनाए थे, जबकि कप्तान धोनी और रविंद्र जडेजा ने तेज रफ्तार रन बनाते हुए टीम के स्कोर को 278 रनों तक पहुंचाया था। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया हमदर्द चिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। उसका भी अंदाजा करें। वो कह देते कि दे दें या रसूलल्लाह, बेशक दे दें, मगर उन्होंने देखा कि इस वक्त प्याला किसी और का लब नहीं लगा। इसको दूध आया है, आका अलैहिस्सलाम ने नोश फरमाया, आपके मुबारक लब लगे हैं, और ये सिर्फ आका अलैहिस्सलाम ही का बचा हुआ तबर्रुक है। तो ये जो डायरेक्टनेस है इस बरकत में, उस बच्चे ने उसको महसूस किया। तो अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये तो मैं किसी और को नहीं दे सकता, यह हिस्सा मैं ही लूंगा। तो आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत से फिर आगे ये भी होता है कि किस तरह हौसला अफजाई आका की मजलिस में बच्चों की जाती, एनकरेजमेंट किस तरह की जाती, और मॉरल एनकरेजमेंट किस तरह की जाती, और उनको अपनी राय के इजहार का मौका किस तरह दिया जाता, और अपने इजहार का के बाद उसका एहतराम किस तरह किया जाता। ये बच्चों की परवरिश, तरबियत का रहमत और शफकत भरा और हिकमत भरा अंदाज था आका अलैहिस्सलाम का। इसके बाद ये वही अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला जिनकी अभी हमने बात की, अब उनसे मरवी एक और हदीस है जिसे इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में रिवायत किया है। अन इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा यदहु अला कतिफिय्या ओ अला मनकबिय्या। आप फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे कंधों पर, शोल्डर्स पे हाथ रखा
और हाथ रख के फिर मुझे फरमाया सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व अल्लिमहु तावील। बारी ताला इसको